तो चलिए अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल लेते हैं। जब गैल्वेनिक सेल काम करता है तो जिंक इलेक्ट्रोड में उपस्थित जिंक की रॉड और सॉल्ट सॉल्यूशन में चार्ज का ट्रांसफर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से होता है। यहाँ चार्ज का ट्रांसफर इसीलिए हो पाता है क्योंकि जिंक रॉड और इसके सॉल्यूशन का पोटेंशियल अलग अलग होता है और इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है वह डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस इन रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी को भी मेंटेन बनाए रखता है और यह चार्ज ट्रांसफर के लिए एज ए ड्राइविंग फोर्स भी काम करता है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर जो मेटल रॉड का पोटेंशियल होता है वो इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। इसीलिए मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायंस बनाते हैं और वो कैटायंस लो पोटेंशियल मतलब साल्ट सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं जिससे कि कैटायंस सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात करें तो जिंक इलेक्ट्रोड में एनोड पर रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रही होगी जहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड में जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसका पोटेंशियल मेटल के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। इसीलिए कैथोड में सॉल्यूशन से कैटायंस मूव करके मेटल रॉड की ओर आते हैं और वहां वो इलेक्ट्रॉन गेन करके उनका रिडक्शन हो जाता है। अगर हम जिंक की ही बात करें तो जिंक की कैथोड रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जहां जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है। तो इस रिएक्शन में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। आईयूपीएसी के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोड्स में होने वाली हाफ रिएक्शन कभी भी अकेले नहीं होती हैं। इसीलिए हमको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है और इसके लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम एसटीपी पर 1 मोलर H+ सॉल्यूशन में एक ट्यूब की हेल्प से एक बार प्रेशर क्रिएट करके हाइड्रोजन गैस को सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं। करंट को कंडक्ट करने के लिए हम कंडक्टर के तौर पर प्लेटिनम रॉड का यूज करते हैं। प्लेटिनम सरफेस या ये कहें इस मेटल सरफेस पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं H+ आयंस में और इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम 0 वोल्ट मानते हैं। उसी प्रकार इस सरफेस पर जो H+ आयंस हैं वो रिड्यूस भी हो सकते हैं हाइड्रोजन गैस में और इस रिएक्शन का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 0 वोल्ट होता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। तो इस तरह से हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस यूज करके और मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके और मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम इस मेटल की मेटल रॉड को 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करके स्टैंडर्ड मेटल इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं और फिर हम इस स्टैंडर्ड मेटल इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान रहे यहाँ जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका यूज हम एनोड की तरह करेंगे। तो अब जो वोल्टमीटर हमें रीडिंग देगा वह रीडिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होगी और हम ये जानते हैं कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही किसी भी मेटल का
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो इस तरह से जिस मेटल का हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था वो हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हम मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमको एक सीरीज मिलती है। इस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज में ऐसे मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी कम होता है, इसका मतलब है कि उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी काफ़ी कम होती है। उसी प्रकार से ऐसे मेटल या सब्सटेंस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा रखते हैं। तो इस सीरीज को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस सीरीज में नीचे की ओर जाने पर हम ये पाते हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका मतलब मेटल्स के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, या फिर ये कहें कि नीचे की ओर जाने पर इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से इस सीरीज में ऊपर की ओर जो मेटल्स हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी कम है, इसीलिए उनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, या फिर ये कहें कि उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज में ऊपर की ओर जाने पर मेटल्स का रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज का पता आसानी से लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको किन्हीं दो मेटल्स जैसे कि सिल्वर और क्रोमियम के बीच एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करना है तो इनका सिलेक्शन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर हम इन दोनों मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ये कहें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लगा सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू क्रोमियम। इसका मतलब सिल्वर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए यह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वह उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसी तरह से क्रोमियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी कम है। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की बहुत ही कम होगी, या फिर ये कहें कि यह ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। दैट मीन्स यह एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वह उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा।